नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एवोल्यूशन के बारे में। हम देखेंगे कि 1852 से लेकर 2023 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का एवोल्यूशन कैसे हुआ। BNSS का एवोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले 1852 में क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट बनाया गया था। ये बनाया गया था प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। उस टाइम पे 1852 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में थी। उसके बाद फिर 1857 का रिवॉल्ट हुआ और 1858 में इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। उसके बाद 1861 में नए टेरिटरीज़ के लिए एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया। ये प्रोविंसेस के लिए था, जैसे हमारे प्रोविंसेस थे बंगाल प्रोविंस, अवध प्रोविंस, ETC। तो 1852 का कोड प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए और 1861 का कोड प्रोविंसेस के लिए था। इसके कुछ समय बाद 1852 के कोड को रिप्लेस किया गया हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1865 से और 1861 के कोड को रिप्लेस किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 से। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इन सारे कोड्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए और एक सिंगल लॉ फॉर इंटायर इंडिया के लिए बनाया जाए। इसी क्रम में 1882 में CRPC 1882 बनाया गया। यह एक यूनिफॉर्म कोड था होल ऑफ इंडिया के लिए। इसके बाद इसमें फर्दर अमेंडमेंट किए गए और CRPC 1898 आया। ये CRPC 1898 ही था जो इंडिया में 1973 तक अप्लाई होता रहा। इसी के बीच 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके कारण 1955 में हमारे CRPC 1898 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसे बनाया जाए। उसके बाद लॉ कमीशन बनाई गई 1958 में। उसके बाद कमीशन के द्वारा 14th रिपोर्ट सबमिट किया गया रिगार्डिंग रिफॉर्म्स नीडेड इन CRPC। इसके बाद कमीशन के द्वारा 25th, 32, 33rd, 36th और 40th रिपोर्ट सबमिट किया गया और फाइनली 41st रिपोर्ट सबमिट किया गया 1969 में, जिसमें मेजर चेंजेस सजेस्ट किए गए। इसी 41st रिपोर्ट के बाद CRPC 1973 बनाया गया, जिसे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला 25 जनवरी 1974 को और 1 अप्रैल 1974 से CRPC 1973 लागू हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है कि केशवानंदा भारती केस इस समय आ चुका था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो CRPC में भी रिफ्लेक्ट हो गए। तो नए CRPC 1973 के कुछ मेन पर्पस थे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट करना, जैसे कि डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल को अवॉइड करना, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, वीकर सेक्शंस को जस्टिस देना जैसे फ्री लीगल एड, विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तो 1898 CRPC में कुछ कॉलोनियल फीचर थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं था, फंडामेंटल राइट भी नहीं था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी नहीं था। लेकिन CRPC 1973 ने उन सब चीज़ों का ध्यान में रखा, इसलिए वो ज़्यादा जस्ट, फेयर एंड मॉडर्न था। फिर भी बहुत सारे प्रोविजंस 1898 के भी नए कोड में इंक्लूड किए गए हैं। ये CRPC 1973 ही था जो 2023 तक हमारे इंडिया में एप्लीकेबल था। उसके बाद 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे 3 क्रिमिनल मेजर्स एक्ट को चेंज कर दिया, जैसे CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। 2023 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया, जिसने
सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया। इन एक्ट्स को चेंज करने का एक रीज़न यह था कि यह एक्ट पुराने थे और कॉलोनियल थे। ये लॉज जस्टिस से ज़्यादा पनिशमेंट की तरफ मुड़े हुए थे। ये लॉज पनिशमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड कर रहे थे। दैट इज़ वाई आवर होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्ड दिस अ हिस्टोरिक रिफॉर्म एमिंग टू इंडियनाइज आवर लीगल सिस्टम। इस रिफॉर्म के बाद 3 नए एक्ट लाए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया, भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसने आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। हमारा नया क्रिमिनल प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक मॉडर्न लॉ है और यह कुछ मॉडर्न फीचर्स जैसे स्पीडी जस्टिस, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे फीचर से इनबिल्ट है। तो ये था दोस्तों हमारा BNSS का एवोल्यूशन। इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम इंटरप्रिटेशन के पार्ट को देखते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लॉ को कैसे समझा जाए और लॉ को कैसे लागू किया जाए। इंटरप्रिटेशन के हमारे पास 2 मेजर रूल हैं। एक है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन और दूसरा है मिसचीफ रूल, जिसे हम हेडन्स रूल भी कहते हैं। मिसचीफ रूल, हेडन्स रूल का मतलब होता है कि हर कानून किसी न किसी सामाजिक प्रॉब्लम मिसचीफ को दूर करने के लिए बनाया गया है। जब इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करो जो उस प्रॉब्लम को सबसे अच्छे तरीके से दूर करता है। यानी लॉ का पर्पस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो तो वो इंटरप्रिटेशन लो जो जस्टिस को प्रमोट करता है। यही प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई होता है, जैसे केशवानंदा भारती केस में। जहाँ पर बात लिटरल या पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की हो तो हमेशा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन प्रीफर करो अगर वो जस्टिस को सर्व करता है। जब आप आगे BNSS पढ़ोगे तो आपको कुछ मैंडेटरी और कुछ डायरेक्टरी प्रोविज़न उसमें मिलेंगे। प्रोसीजरल लॉ जैसे BNSS, CPC में कभी कभी लिखा होता है शैल नॉट, यानी प्रोहिबिटरी लैंग्वेज, लेकिन अगर उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जस्टिस को डिफीट करता है तो उस प्रोविज़न को डायरेक्टरी समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल CPC में लिखा होता है शैल नॉट एक्सीड 19 डेज, तो अगर किसी जेन्युइन केस में 91 डेज हो गए तो भी कोर्ट उस केस को कंसिडर कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब इवन इफ अ प्रोविजन इन प्रोसीजरल लॉ appears to be mandatory, it can be interpreted as directory if strict compliance defeat the cause of justice। यही कारण है दोस्तों को यह कहा जाता है कि प्रोसीजरल लॉ इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। अगर स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से इनजस्टिस हो रहा है तो लिबरल इंटरप्रिटेशन करो। IPC जैसे सब्सटैंटिव लॉ में यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बट हमारे BNSS और CPC जैसे प्रोसीजरल कोड में यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको BNSS के एवोल्यूशन और हाउ टू इंटरप्रेट लॉज के इस डिस्कशन से कुछ लाभ मिलेगा। इसी तरह हम BNSS में आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।